हेलो दोस्तों, तो आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। बहुत ही ज़्यादा कोशिश है हमारी दोस्तों कि जितनी इंटरलिंकेजेस पॉसिबल हो वो सारी लिंकेजेस आपको बताई जाए सो दैट यू एक्सेल इन वॉट एवर इनिशिएटिव यू आर ट्राइंग टू अचीव। पहली चीज़, 17 जून आज है। इस इनिशिएटिव की 2 दिन पहले शुरू हुआ है, 15 जून को। अगर आपने वो 2 वीडियोज़ मिस किए हैं, स्टॉप द वीडियो हियर, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। अभी शुरुआत है दोस्तों, आप बिल्कुल शुरुआत से शुरू कीजिए सो दैट आप कोई भी टॉपिक ना छोड़ें। ठीक है, पूरी कोशिश है हमारी, जितनी इंटरलिंकेजेस हो सकती हैं दोस्तों हम यहाँ पे कर रहे हैं। पूरा दिन लग जाता है हमें बनाने में। डेफिनेटली गो थ्रू ऑल द लिंकेजेस, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे सभी तरह की चीज़ों को कॉन्कर करने में। एक और वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अ लॉट ऑफ यू हैव बीन आस्किंग कि हमारा प्री क्योर और जो एनालिसिस है ये सब कहाँ शेयर किया जाएगा इन राइटिंग, सो दैट आपके पास इन सभी चीज़ों का एक रिटन रिकॉर्ड भी हो। तो बाय एंड ऑफ द वीक हमारी वेबसाइट पे इनको शेयर किया जाएगा। डोंट वरी, एब्सोल्यूट हैंड होल्डिंग है दोस्तों, एंड हम आपको जितना भी पॉसिबल हो मटेरियल डेफिनेटली प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है जी, चलिए अपनी न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ इंडिया और सिक्योरिटी काउंसिल से एसोसिएटेड है। राइट, न्यूज़ क्या कह रही है कि इंडिया जो है नॉन परमानेंट सीट्स के इलेक्शन से एसोसिएटेड है। राइट, तो इस इलेक्शन की बात करते हैं, पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो यूएन है इसके कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। ठीक है, मोस्टली हम देखते हैं कि दिस इज द बेसिक वे पीपल लैग। तो एक जनरल असेंबली है, एक सिक्योरिटी काउंसिल है, एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सोशल इकोनॉमिक काउंसिल है, देयर इज अ सेक्रेटरीट एंड देयर इज अ ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये 6 के 6 आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। नाउ यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप। ठीक है, तो जो सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप है, अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, तो आप देख रहे हो कि जितनी भी मेंबर्स की हम बात कर रहे हैं, हर एक रीजन से मेंबरशिप की बात है। कुछ अफ्रीकन और एशियन रीजन से, कुछ ईस्टर्न यूरोपियन रीजन से, कुछ लैटिन अमेरिकन रीजन से, एंड कुछ वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर रीजन से। ठीक है, तो हर रीजन से कुछ कुछ तरह की रिप्रेजेंटेशन की बात है। राइट, सो देयर इज नो रैंडम सिलेक्शन, देयर इज रैंडमनेस इन सम कंडीशंस येस, बट है कहीं ना कुछ इन्होंने बेसिक सा फिनोमेना बताया हुआ है कि इन रीजन से कितनी कितनी रिप्रेजेंटेशन है। ध्यान देना कि जो भी रिटायरिंग मेंबर है यूएनएससी का, राइट, वो दोबारा इमीडिएट री इलेक्शन नहीं कर पाएगा। तो अगर रिटायर हो रहा है इसका मतलब है कि कुछ ड्यूरेशन के लिए सिलेक्ट हो रहा है, और उस ड्यूरेशन के बाद इमीडिएट री इलेक्शन नहीं है। ड्यूरेशन का मतलब क्या है? दैट इज टर्म ऑफ 2 years। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है डेफिनेटली कि कहाँ से कितनी रिप्रेजेंटेशन है, कितनी टर्म की बात हो रही है, और री इलेक्शन की बात नहीं है इमीडिएटली। इवेंचुअली येस देयर विल बी अ री इलेक्शन। अब ना यूएन चार्टर की बात करते हैं कि जब आप कभी भी मेंबर्स की बात कर रहे हो, राइट, तो आर्टिकल कौन सा इंपॉर्टेंट है? आर्टिकल 23। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि किस तरह के मेंबर्स होने चाहिए। तो वो कह रहा है ऐसे हमें कैंडिडेट्स चाहिए जो कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात करें और बाकी यूएन गोल्स को भी अडियर करें। तो आपको लग रहा है इंडिया हमेशा इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात तो डेफिनेटली करता ही है। जो पीस कीपिंग फोर्सेज है वहाँ पे इंडिया सबसे ज़्यादा लोग भेज रहा है, तो डेफिनेटली इंडिया इसमें सही बैठ रहा है। देन वो कह रहे हैं कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना ज़रूरी है, अपनी प्रायोरिटीज़ को हाईलाइट करना ज़रूरी है। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कैंडिडेट। अब ध्यान रखना, ये जो प्रायोरिटीज़ हैं, ये जो भी कैंडिडेट है, मान लो इंडिया है, उसकी फॉरेन पॉलिसी से तो एसोसिएटेड होनी ही चाहिए, लेकिन जो यूएन प्रोपोगेट कर रहा है पॉलिसी इंटरेस्ट, उनके साथ भी मिली होनी चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं वो ये कह रहा है कि जो आपकी एज अ कंट्री प्रायोरिटीज है वो एज यूएन भी उनकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए। ठीक है जी, सिंपल सा चार्टर है। आर्टिकल 23 है, आप याद रखेंगे। अब देखना है कि कहीं ना कहीं इस चार्टर के आसपास हम बात करते हैं व्हेनेवर कोई भी कंट्री वहां पे सिलेक्शन एज अ कैंडिडेचर बात कर रही है। अब हम इंडिया की बात करते हैं। ठीक है, तो इंडिया को वहां सीट मिलनी चाहिए, बाकी भी तो और कंट्रीज हैं, व्हाई नॉट देम। इंडिया के अपने कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, इंडिया कह रहा है कि यूएन तो कह रहा है पीस के बारे में, हम तो पीस कीपिंग फोर्सेस में बहुत ही ज़्यादा मेंबर्स भेजते हैं। हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़्यादा है, राइट। डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ साथ है ना, पॉपुलेशन की जब बात होती है, हमारी इकोनॉमी भी बढ़ी है, राइट। अगेन हम भी वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज में डेफिनेटली आते ही हैं, राइट, क्योंकि हमारी ग्लोबल प्रेजेंस भी है। ग्लोबल प्रेजेंस नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कि
हम बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का पार्ट हैं, बल्कि ऑल्सो इन द टर्म कि हमारा डायस्पोरा कितना बड़ा है। डायस्पोरा एज इन हमारे लोग कितने ज़्यादा बाहर की कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशंस की भी बात है और डायस्पोरा की भी बात है, ठीक है। अगेन इंडिया किसी स्पेसिफिक मिलिट्री अलायंस का पार्ट नहीं है। आपने देखा होगा जो नेटो वगैरह है, राइट, इंडिया बहुत स्पेसिफिकली इनका पार्ट नहीं है, और रादर इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जिन्होंने नाम की शुरुआत की थी, नॉन अलाइनमेंट मोमेंट, राइट, कि हम दोनों पोलार, ये शायद चीज़ें हैं जो आपको आईआर में पता होनी चाहिए कि एक समय पे बात हुई कि वर्ल्ड को दो पोलैरिटीज़ में बांट दिया गया, राइट। तो इंडिया कह रहा था ना मैं एक ग्रुप में जाऊंगा ना दूसरे ग्रुप में, रादर आई विल नॉट बी अलाइंड विद एनी ग्रुप बट आई विल हैव समथिंग ऑफ माय ओन। तो समझ रहे हो आप कि सिंपल शब्दों में कहीं ना कहीं पीस की बात ही हो रही थी। तो इंडिया कह रहा है इन्हीं सब पैरामीटर्स की वजह से मुझे डेफिनेटली सीट मिलनी चाहिए। मिले या ना मिले इज अ सेकेंडरी क्वेश्चन दोस्तों, बट हमें इंडिया की कंटेंशंस पता होनी चाहिए कि व्हाई इज इंडिया एलिजिबल, ठीक है। अगेन आप देख रहे हो कि ऑन गोइंग जब कोविड क्राइसिस है, इंडिया बाकी सभी कंट्रीज की कितनी ज़्यादा मदद कर रहा है। तो जब भी यू प्रेजेंट योर केस, राइट, सो योर प्रेजेंट जो इनिशिएटिव्स हैं उनको भी इक्वली हाईलाइट किया जाता है। अगेन इसमें वीटो इश्यूज हैं कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं, राइट, अगर वो वीटो कर दें किसी मुद्दे को, वो मुद्दा आगे नहीं बढ़ पाता, राइट। तो लेट्स से कि इंडिया इज हैविंग इश्यूज विद इवन वन ऑफ द मेंबर्स, लेट्स से सम कंट्री, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी 5 कंट्रीज ही हर मुद्दे पे उनको सपोर्ट करें, ठीक है। एक और जो मुद्दा है कि मान लो कोई एक कंट्री है, ठीक है, लेट्स से यूएस है, तो होता क्या है यूजुअली कि यूएस इंडिया की कैंडिडेचर पे तो सपोर्ट करता है, लेकिन जो इंडिया वहाँ जाके रिफॉर्म्स लाना चाहता है, अब आप बोलोगे किस तरह के रिफॉर्म्स, लेट्स से मुझे रिफॉर्म्स के बारे में नहीं पता, तो मैं ये तो सोच सकती हूँ ना कि इट विल ऑब्वियस बी इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस, राइट। तो कुछ इस तरह के रिफॉर्म्स हैं। तो यूएस हमेशा ही सपोर्ट में रहा है कैंडिडेचर के, पर रिफॉर्म्स में हमेशा उन्होंने बहुत डायरेक्ट सपोर्ट नहीं किया है। तो बाकी भी कंट्रीज में यही मुद्दा है कि लॉट ऑफ कंट्रीज सपोर्ट इंडिया का कैंडिडेचर, लेकिन जिस तरह के रिफॉर्म्स इंडिया लाना चाहता है उनकी बातें नहीं होती। तो रिफॉर्म सिंपल शब्दों में सही कहें तो इन टर्म्स ऑफ द डेवलपिंग नेशंस। वैसे ही स्लाइड के एंड में इंडिया ने जो रिसेंटली कहा है जिस पे वो काम करना चाहते हैं वो भी पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं। अगेन अगर आप इस चीज़ को समझो, चाइना फैक्टर, कि चाइना ने हमेशा ही ब्लॉक किया है इंडिया की एंट्री को, तो क्या अब ये चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी या आगे कुछ बदलाव होगा, इसमें भी हमें देखना पड़ेगा। अगेन कुछ ऐसा एक स्पेसिफिक टर्म है जो आपको पता होना चाहिए, कॉफ़ी क्लब कहते हैं इसे, वैसे इसको यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप भी कहते हैं। इसमें कुछ कंट्रीज हैं लाइक पाकिस्तान, इटली, जो कभी भी इंडिया की इस कंटेंशिप को कि ऐसा कुछ इंडिया को मिले कैंडिडेचर, उसको हमेशा ही सपोर्ट नहीं करती हैं। रादर 4 कंट्रीज हैं जिन्हें G4 कहा जाता है, ठीक है। तो G4 कंट्रीज जो हैं, 4 कंट्रीज हैं, ये G4 कंट्रीज का मेन एजेंडा ही यही है कि हमें भी इस कैंडिडेचर में डेफिनेटली लिया जाए। तो ये जो कॉफ़ी क्लब है ये हमेशा ही इसके अगेंस्ट रहा है। तो आप इसको कहीं आंसर्स में कोट कर सकते हैं या कहीं पे आपको इन पे सवाल भी आ सकते हैं। अब आते हैं कि ना कह रहे हैं यूएनएससी में ना कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ठीक है। किस तरह के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है आपको समझना है। रीजनल रिप्रेजेंटेशन में मान लो कि अफ्रीका अपने आप में कितना बड़ा कंट्री है, अफ्रीका और एशिया से कुछ पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन है जो कि कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है। तो आप देख रहे हो कितनी बड़ी रीजन से कितनी कम रिप्रेजेंटेशन है। अगेन कुछ रीजन्स है जहाँ से रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, जो अरेबियन पेनिनसुला है, राइट, उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। तो बहुत ही रीजन स्पेसिफिक्स हैं कि जहाँ से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, कुछ वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कुछ जगहों की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, राइट। सो इन चीज़ों पर हमें वर्क करना ज़रूरी है। अगेन चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स, अब आप मान लो कि यूएनएससी में जो भी ये मेंबरशिप्स की बातें हैं ये कब हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तब से और अब के डायनामिक्स में कितना ज़्यादा फर्क है। व्हाई हैज देयर बीन नो रिफॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ दैट, कि मेंबरशिप में और रिफॉर्म्स क्यों नहीं हुए, इवन दो तब से जियोपॉलिटिक्स में कितने बदलाव हो चुके हैं। अगेन वीटो की बात कि व्हाई इज द पावर ओनली विद दोज परमानेंट स्टेट्स, व्हाई नॉट विद अदर्स, राइट, इवन दो देयर आर चेंज ऑफ जियोपॉलिटिक्स। इस पे भी क्वेश्चन हमेशा उठा है। ऑल्सो अगर आप देखो कि कौन सी कंट्री एक दूसरे को फेवर कर रही है, हम ये यूजुअली ट्रांजैक्शनल या ट्रेड ऑफ होता है, राइट, कि मान लो कि मेरी किसी कंट्री से कुछ स्पेसिफिक बातें हैं या कुछ स्पेसिफिक इकोनॉमिक कंडीशंस हैं या कुछ स्पेसिफिक फेवर्स हैं, आई टेंड टू फेवर दैट कंट्री। इज दैट लेजिट, इज दैट वैलिड? मैं ये नहीं कह रही कि इंडिया ऐसा कर रहा है या नहीं कर रहा, बट मैं ये कह रही हूँ कि इन चीज़ों में काफ़ी सारे ट्रेड ऑफ्स पॉसिबल हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि ऐसे बहुत से
मुद्दे आए हैं जहां पे यूएस ने हमेशा ही इजराइल को फेवर किया है, राइट। तो मैं ये कह रही हूँ कि वाई शुड दे बी ट्रांजैक्शनल, वाई शुड देयर बी ट्रेड ऑफ्स। मैं ये नहीं कह रही कि हो सकता है बिना ट्रेड ऑफ्स के काम ना हो, लेकिन ट्रेड ऑफ्स हैं, इसकी रिकग्निशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अगेन ट्रांसपेरेंसी और वर्किंग मेथड्स में बहुत ज़्यादा मुद्दे, आप हमेशा ही देखते हो कि क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार न्यूज़ में आप देखते हो कि ये बड़ी कंट्रीज जो इन्हें, मैंने ऐसे बड़ी कंट्रीज आई मीन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक रशिया, यूएस, चाइना, आप कहते हो कि इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इन पे, राइट। किस तरह का इन्फ्लुएंस है इसकी बात नहीं है, एंड ऑल्सो इनकी वर्किंग्स कैसी हैं बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इन चीज़ों में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ऑल्सो जो मैं आपको बता रही थी कि G4 कंट्रीज हैं वो हमेशा से ही कह रही हैं फॉर अ परमानेंट सीट, जिसको कि बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है। रादर कॉफ़ी क्लब तो कह रहा है कि आपको देना ही नहीं चाहिए, राइट। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स बहुत सारी कंट्रीज वीटो भी कर देती हैं, तो इन चीज़ों को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे आते हैं कि इंडिया कह रहा है भाई हम कुछ ऐसी 2-4 दिन पहले आया कि कुछ हम 5 चीज़ों पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। और जैसा कि इंडिया में फेवरेट है आजकल एक्रोनियम्स है ना, नॉर्म्स एक्रोनियम बोला है कि वो एक रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम की ओरिएंटेशन की बात करना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं हम 5 चीज़ों पे काम करेंगे। पहला, हम प्रोग्रेस पे काम करेंगे कि डेवलपमेंट भी हो प्लस पीस की भी बात हो। दूसरा, इंडिया कह रहा है हम इंटरनेशनल टेररिज्म पे काम करेंगे। सी इंडिया इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज जिनमें बहुत तरीके से, अब आप देख रहे हो आजकल न्यूज़ में भी है कि टेररिज्म की बात है। तो इंडिया कह रहा है ना ही हम अपने यहाँ टेररिज्म की बात करेंगे बल्कि बाकी भी जगह इसको प्रमोट करेंगे। आप आज देख रहे हो कि पहले इंडिया एक बहुत ही सॉफ्ट पावर था, आजकल इंडिया आगे से अग्रेसिव होके काम कर रहा है। तो इंडिया बेसिकली रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन की तरफ जा रहा है। अगेन मल्टीलेटरल सिस्टम, मल्टीलेटरल सिस्टम्स में क्या होगा कि इंडिया कह रहा है कि जो आज की जियोपॉलिटिक्स है, जो अलायंसेस हैं, वो आज जैसी हैं प्रेजेंट जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से वो काम करना चाहता है, राइट। इंस्टीट्यूशंस में जाना चाहता है। तो वो कह रहे हैं हम रिफॉर्म लेके आएंगे यहाँ पे द वर्किंग ऑफ सिस्टम्स में। नेक्स्ट चीज कि जो पीस एंड सिक्योरिटी है उन पे भी हम काम करना चाहते हैं। ऑल्सो टेक्नोलॉजी विद ह्यूमन टच, याद है आपको मैं कल एआई की बात करी थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने आपको नेटफ्लिक्स का एग्जांपल दिया था, राइट, कि कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद ह्यूमन टच है। तो इंडिया भी इन टेक्नोलॉजीज पे काम करना चाहता है। तो ये आपको 5 चीजें पता होनी चाहिए। अगेन इंडिया कह रहा है भाई हम 5S पे काम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट पढ़ लो। इंडिया कह रहा है हम सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि की बात कर रहे हैं, राइट। वील टॉक अबाउट रिस्पेक्टिंग, वील टॉक अबाउट क्रिएटिंग डायलॉग्स, वील टॉक अबाउट कोऑपरेशन बिटवीन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और कंट्रीज, वील टॉक अबाउट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, राइट। तो आप देख रहे हो कितनी ही पॉजिटिव बातें इंडिया कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अब आपको पता है यूएनएससी में मुद्दे क्या हैं, इंडिया किन मुद्दों पे कंटेंट कर रहा है और क्या ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो होने चाहिए, और इंडिया आगे क्या करने की बातें कर रहा है। इससे बाहर आपको कभी भी सवाल नहीं आएगा। तो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपकी इंटरलिंकेजेस सही हो गई हैं, राइट। तो लेट्स गो टू दी नेक्स्ट टॉपिक, आगे आते हैं। तो न्यूज़ थी डेक्सामेथासोन पे कि यूके कह रहा है भाई ये जो है रिड्यूस करती है डेथ्स फ्रॉम कोविड, लेकिन जो डेक्सामेथासोन है देखा गया है कि जो लोग बहुत ही सीरियसली इल हैं उन्हीं पे ये ज़्यादा रिजल्ट देती है, रादर जो बहुत सीरियस नहीं है, जो माइल्डर फॉर्म ऑफ कोविड पे हैं उन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं है, राइट। तो डेक्सामेथासोन जो है ये कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान दो तो एक दवाई है या एक स्टेरॉइड है जो कि WHO की मॉडल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन का पार्ट है। क्योंकि मेडिसिन सेक्टर की बात हो रही है, आई वॉन्ट यू टू नो एवरी पॉसिबल थिंग जो क्वेश्चन में आ सकती है। अब मैंने आपको बोला कि WHO की मॉडल लिस्ट का पार्ट है, वो आपको पता होना चाहिए। इंडिया की अपनी नेशनल लिस्ट है, हर कंट्री की अपनी नेशनल लिस्ट होती है असेंशियल मेडिसिन की, राइट। अगेन इसकी प्राइसिंग कौन करे इन असेंशियल मेडिसिन की? NPPA, ठीक है। अब प्राइसिंग हो रही है तो कोई ऑर्डर भी आएगा, तो ड्रग प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर आता है। ये ऑर्डर भी तो किसी एक्ट के अंडर आएगा। प्राइसिंग बोला भाई आप एक ऑर्डर निकाल दो, ऑर्डर के लिए भी तो कोई एक्ट होना चाहिए, उस एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। जेनेरिक ड्रग्स क्या होती हैं, बायोलॉजिक बायोसिमिलर ड्रग्स क्या होती हैं, इंडिया के हेल्थ केयर के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो WHO मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन क्या है? कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है, असेंशियल मानी जाती हैं किसी भी कंट्री के लोकल रीजन के लिए, मतलब कि उस पर्टिकुलर कंट्री में जो भी डिजीजेज हैं या जो भी मुद्दे हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन मानी जाती हैं, राइट। तो
WHO की अपनी इसके लिए एक लिस्ट है, ठीक है। और इन मेडिसिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है WHO, एक कोर आइटम्स, एक कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स। कोर मेडिसिन कौन सी हैं? जो कि हमेशा ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, राइट, जो कि जेनेरिकली भी आपको हमेशा ही यूज होती है ना, कॉस्ट इफेक्टिव भी होती हैं, और जो मेजर प्रॉब्लम्स होती है आपकी कंट्री में ना, काफ, कोल्ड, व्हाटएवर, उनके लिए यूज होती हैं। कुछ कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स होते हैं इस लिस्ट में कि वो बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन के लिए यूज होते हैं, स्पेसिफिक डिजीजेस के लिए होते हैं। तो जो जनरल डिजीजेस हैं आपकी कंट्री में उनके लिए कोर आइटम्स हैं उस पर्टिकुलर लिस्ट में, और जो कोई स्पेसिफिक डिजीज है ना, लेट्स से कि कोई बहुत ही बड़ी बीमारी, राइट, वी विल नॉट गेट इनटू व्हाट काइंड ऑफ डिजीजेस, बट ऐसी डिजीजेस, राइट, जिनके लिए स्पेशली हेल्थ केयर चाहिए, राइट, उनको कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स कहते हैं। अकॉर्डिंगली हर कंट्री की भी नेशनल लिस्ट है। तो इंडिया की जो ऐसी असेंशियल मेडिसिन की नेशनल लिस्ट आई थी, ये सबसे पहले आई थी 1996 में, ठीक है। और ये जो असेंशियल लिस्ट है, ठीक है, ध्यान देना, इस लिस्ट में जितने भी प्राइसेस होंगे कि इन इंपॉर्टेंट ड्रग्स के प्राइसेस क्या, मैंने आपको क्या बताया था, उनके लिए एक ऑर्डर निकाला जाता है, राइट, ड्रग प्राइसेस एंड कंट्रोल ऑर्डर। आगे हम इस पे भी आएंगे। और प्राइस हमने क्या बोला था, कौन फिक्स कर रहा है जितनी भी ये प्राइसेस हैं? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। लेकिन ध्यान देना, द मोमेंट आई से नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी प्राइस फिक्स कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि और कोई काम नहीं कर रही, राइट, और भी फंक्शंस हैं इसके, कि जितनी भी स्टडीज हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस प्राइसिंग एनपीपीए कर रहा है, जितनी भी शॉर्टेजेस हैं या ड्रग अवेलेबल है या नहीं है एनपीपीए बता रहा है, इसके बारे में इससे एसोसिएटेड जितना भी डेटा है वो भी एनपीपीए स्टोर कर रहा है, इस मुद्दे से एसोसिएटेड जितने भी लीगल मैटर्स हैं वो भी एनपीपीए देख रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस भी यही कर रहा है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बोला कि एक ऑर्डर निकाला जाता है, तो ये ऑर्डर जो निकाला जाता है ये कौन से एक्ट के अंडर निकाला जाता है? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंडर। इस ऑर्डर के अनुसार बताया जाता है, एक सीलिंग लगा दी जाती है कि किस पर्टिकुलर दवाई की प्राइस इससे ऊपर नहीं बढ़ेंगे। अभी भी आपने देखा होगा कि कितनी बार ऑर्डर्स निकाले गए कि किसी पर्टिकुलर चीज की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं होगी। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट। जैसे अभी आया था कि सैनिटाइजर बहुत ज्यादा महंगे नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं प्राइस कंट्रोल की बात की जाती है। अगेन एसेंशियल कमोडिटीज कि जो भी ऐसी कमोडिटीज हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, राइट, उनका प्राइस आप फिक्स करते हो अंडर दिस एक्ट। अब एक और चीज हमें क्या लग सकती है, किस तरह की चीजें यहाँ पे हैं? इसमें सिर्फ ड्रग्स ही नहीं होती, फर्टिलाइजर, पल्सेस, एडिबल्स, ऑयल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सभी चीजें हैं। जब दालों का प्राइस फिक्स किया जा रहा है तो इसका मतलब है और भी चीजें हैं, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, इन सभी चीजों को आपको समझना जरूरी है, राइट। और सेंटर की मर्जी है भाई, जब वो चाहे चीजों को इस लिस्ट में डाल सकते हैं, जब वो चाहे इसे निकाल सकते हैं एज पर द नीड। अगेन जेनेरिक ड्रग्स क्या होती हैं, बायोलॉजिक बायोसिमिलर ड्रग्स क्या होती हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ना तो इज फाइन, कुछ सिंपल चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। आप ना ड्रग्स बनाते हो, राइट, आप मेडिसिन बनाते हो, आप सिंथेटिकली बनाते हो, राइट। अब मान लो मैंने बहुत रिसर्च की 5-6 साल एंड देन मैंने एक ड्रग बनाई, तो ड्रग बनाने के बाद ना मुझे 20 साल का पैटर्न मिल जाएगा, भाई 20 साल अब इस ड्रग पे कोई भी और काम नहीं करेगा, राइट। अब हुआ कि 20 साल बाद व्हाट हैपेंस, अब बाकी लोग भी उस ड्रग को बना सकते हैं। अब उस ड्रग के जेनेरिक फॉर्म्स बनना शुरू होंगे। तो जेनेरिक ड्रग्स का कॉन्सेप्ट कब आएगा? जब आपका पेटेंट खत्म हो गया। अब क्या, अब मैंने तो अपनी ड्रग का प्राइस बहुत महंगा रखा था, क्यों? क्योंकि मैंने उसकी रिसर्च पे भी तो पैसे लगाए, लेकिन अब जो ये जेनेरिक ड्रग है ये अपना बहुत ज्यादा प्राइस नहीं रख रहे, क्यों? क्योंकि इन्होंने रिसर्च पे पैसा खर्चा ही नहीं किया जो मैंने किया है, राइट। तो ये आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए। ऑल्सो हर एक ड्रग का एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, एक इनर्ट इंग्रेडिएंट होता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है? जो बीमारी को खत्म करता है। इनर्ट इंग्रेडिएंट क्या होता है? जिससे उसकी कलर क्या रखना है, शक्ल क्या रखनी है, इन बातों पर ध्यान दिया जाता है। एक और सेट ऑफ ड्रग्स है बायोलॉजिक वर्सेज बायोसिमिलर्स। देखो ये जो जेनेटिक ड्रग्स है ना, ये सारी आपकी सिंथेटिक ड्रग्स हैं। बायोलॉजिक ड्रग्स क्या हैं? जिनमें बायोलॉजिकल चीजें यानी कि सेल्स, ऑर्गेनिजम्स जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव हैं उनको यूज किया जाता है ना। कोई भी हो सकता है, मान लो आपने पिग से कोई दवाई निकाली, बस बायोलॉजिकली वो चीजें एक्टिव होनी चाहिए। हुआ क्या, इसको भी 20 साल का पेटेंट मिल गया। जैसे ही ये पेटेंट खत्म हुआ, राइट, अब जो ड्रग्स आएंगी दे विल बी योर बायोसिमिलर्स। सो दे विल बी टेकन अगेन फ्रॉम डिफरेंट बायोलॉजिकल थिंग्स, ठीक है, लेकिन अगेन उनका जो इफेक्ट होगा वो एब्सोल्युटली सेम होगा। तो आपको समझ में आ गया, जहां पे सिंथेटिक की बात हुई वहां जेनेरिक ड्रग्स हो गई, जहां वो चीजों की बात हुई जहां पे आप बायोलॉजिकल चीजों की बात कर रहे हो, उनसे ड्रग्स बन रही हैं, उसको बायोलॉजिक ड्रग्स कहा गया। एंड द मोमेंट द पेटेंट एंड्स दैट यू एंड इनटू बायोसिमिलर्स, ठीक है।
समझ में आया आपको? सिंपल था। चलो अब ना हेल्थ केयर पे देखते हैं इंडिया के। हमें ना बहुत ज़्यादा वाइड पता नहीं होता कि इंडिया में हेल्थ के बारे में क्या क्या है। तो देखना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर एट द टॉप, there's डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, there's डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, ICMR है, ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, फूड सर्विसेज, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस भी है, राइट। अगेन इतने सारे मिशंस हैं जो चल रहे हैं, इतने सारे डिजीज कंट्रोल मिशंस हैं, मेडिकल काउंसिल, डेंटल काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल, राइट। तो ये सभी चीज़ें जो है, इंश्योरेंस इन सभी चीज़ों से एसोसिएटेड है, नेशनल प्राइसिंग अथॉरिटी, प्राइवेट सेक्टर है। तो ये सभी चीज़ें हेल्थ केयर में आती, इतना हमें असेसमेंट होनी ज़रूरी है। अगेन जब हम इंडिया की बात करते हैं हेल्थ केयर में, सही या गलत की बात नहीं करेंगे, कम या ज़्यादा की बात नहीं करेंगे, बस असेस करेंगे कि व्हाट ऑल शुड बी सी। डॉक्टर पेशेंट रेशियो, मान लो कि इतनी ज़्यादा आपके पास पॉपुलेशन है, क्या आपके पास डॉक्टर पेशेंट रेशियो सही है? एक डॉक्टर मैक्सिमम कितने पेशेंट्स को अटेंड करेगा, कैसे डिसाइड होगा? ये इसमें दिक्कतें हैं। अब पब्लिक हेल्थ सेक्टर हम कह रहे हैं बहुत ज़्यादा एलिंग है, पीछे है, राइट। अब जैसे कि आयुष्मान भारत स्कीम निकाल दी गई, राइट, कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी दिया जा रहा है, राइट। पर क्या ये आयुष्मान भारत सभी तक पहुंच रहा है? अगेन दैट इज अ क्वेश्चन। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकार नहीं कर रही, सरकार तो कह रही है भाई अब इंश्योरेंस लीजिए। तो आप देख रहे हो कि हमेशा ही एक बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन पॉसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्या रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है या अवेलेबिलिटी है और ये सही लोगों तक पहुंच नहीं रहे हैं? तो आप देख रहे हो ये सभी अलग अलग मुद्दे हैं जिन पे ध्यान देना जरूरी है। अगेन प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलता डॉक्टर बनने के लिए, प्राइवेट एजुकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव। अगेन असेंशियल मेडिसिन की एक लिस्ट है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये ध्यान रख रहा है कि ये जो मेडिसिन हैं ओवर प्राइस ना हो जाए, ठीक है। NPPA की बात हो रही है। पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस, आपका अलग इंश्योरेंस है जो सरकार इंश्योरेंस दे रही है, अगेन दैट इज अ डिफरेंट इंश्योरेंस, और आप उसे प्राइवेट एजेंसी से खरीद सकते हो। सरकार एक पर्टिकुलर BPL फैमिलीज या SECC जो कास्ट सेंसस है उनके लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट पे दे रही है, राइट। अब जैसे आयुष्मान भारत है कि आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग कितनी होगी आपकी, कितना इंश्योरेंस पे करेगा। अगेन हेल्थ की बात हो रही है, मेंटल हेल्थ केयर, क्या सरकार कुछ कर रही है? इसके लिए एक मेंटल हेल्थ केयर एक्ट डेफिनेटली है। You will have to see that do you know about it or not. Again long term and social support, जितने भी old age हैं, right, जितने भी senior citizens हैं, इनके लिए इनकी ध्यान रखने के लिए एक बिल है जो कि स्टैंडिंग कमेटी के पास अभी पेंडिंग है। अगेन हेल्थ रिकॉर्ड्स, क्या ये अवेलेबल हैं? मोर्टालिटी वर्सेस नेटालिटी इशूज जो ये है, इन्फैंट मोर्टालिटी रेट्स हैं आपके, फीमेल मोर्टालिटी रेट्स हैं, न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट्स हैं, उनके लिए किस तरह की स्कीम्स हैं, जो ये आशा स्कीम्स हैं, राइट, उन सब की बात भी तो हो रही है यहाँ पे। तो अगेन क्या टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप्ड है, क्या इंडिया AI में इक्विप्ड है? अब आपने कल ही देखा कि इंडिया AI में आगे जा रहा है। क्या इंडिया के पास नैनो टेक में कोई चीज़ें हैं? इंडिया डेफिनेटली वर्क कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि टॉप पे नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है और एक डेफिनेट बैलेंस अपने आंसर में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्सो मेडिकल टूरिज्म कितना इंपॉर्टेंट है आजकल। आप देख रहे हो कि बाहर की कंट्री से लोग इंडिया में अपना इलाज कराने आ रहे हैं बिकॉज इट इज़ चीपर इन इंडिया। इट इज़ कॉल्ड मेडिकल टूरिज्म, राइट। अगेन कमर्शियल सरोगेसी कितनी ज़्यादा आजकल न्यूज़ में है, कितने स्टार्स हैं, कितने सेलिब्रिटीज़ हैं जो ये यूज़ कर रहे हैं, इसका अपना एक डेफिनेट बिल भी है, राइट, जो कि सरकार उस पर काम करिए। तो देख रहे हो हर चीज़ को बैलेंस रखने की कोशिश है। अगर स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज भी किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर आगे आ रहा है, पब्लिक सेक्टर आगे आ रहा है, बिल्स पास की जा रहे हैं। सो अ लॉट ऑफ बी इज बीइंग गोइंग ऑन, राइट। अगेन लोनार लेक न्यूज़ में था कि लोनार लेक पिंक हो रहा है, तो ध्यान देना न्यूज़ में था कि हाईकोर्ट ने बोला भाई आप बताइए क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक ना कोई रिपोर्ट नहीं आई है, बट कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहली चीज़ ये क्रेटर लेक है। क्रेटर क्या होता है कि बहुत समय पहले एक मीटियोराइट अर्थ से टकराया और ये कुछ गड्ढा जैसा बन गया, वहाँ पे इवेंचुअली पानी इकट्ठा हुआ, ये लेक में बन गया। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का ओनली क्रेटर लेक है, राइट। ये इकलौता मीटियोर क्रेटर है जो कि बसोल्टिक रॉक से बना हुआ, ये फैक्चुअल डेटा है जो आपको पता होना चाहिए। अगेन ये एक नेशनल जियो हेरिटेज मोमेंट है, यूनेस्को जियो पार्क स्टेटस है इसके पास। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो पिंक हो रहा है क्या ये नेचुरल रीजंस हैं या मैन मेड रीजंस हैं? पहली बात रिपोर्ट आई नहीं है, अभी तक स्पेकुलेशंस हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। क्या ये पहली बार हो रहा है या पहले भी हुआ है? क्या ये दूसरे लेक्स में हुआ है या सिर्फ इसी लेक में हो रहा है? ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्सो क्या और भी क्रेटर्स हैं इंडिया में? ये 2 क्रेटर्स हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। अब देखते हैं स्पेकुलेशन क्या कहती है। स्पेकुलेशन कह रही है कि सिंपल शब्दों में समझते हैं कि मान लो 1 लीटर पानी है
और उसमें आधा किलो आपने नमक डाल दिया, लेट्स से। सिमिलरली ये एक लेक है, इसमें कुछ अमाउंट ऑफ सैलिनिटी है, ठीक है। अब लेक में हो गया पानी खत्म, उसका लेवल ऑफ वाटर हो गया खत्म, बट सैलिनिटी तो उतनी है ना। इसका मतलब है जो लेक का बेसिक इकोसिस्टम था वो अब बदल गया, क्योंकि सैलिनिटी ज्यादा हो गई, पानी कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी उसमें ऑर्गेनिजम्स थे, लेट्स से एल्गी, उनका बिहेवियर बदल जाएगा, राइट। ऑल्सो और बहुत ज्यादा रेन भी नहीं हुई। आप ये कह सकते हो भाई बारिश तो हो रही होगी, बट इन रीजन में बहुत ज्यादा रेन भी नहीं हुई ताकि इसमें पानी आए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, एक तो उस लेक का कैरेक्टर बदल गया, क्यों, उसकी चेंज इन सैलिनिटी हो गई, पानी कम हो गया पर सॉल्ट तो उतना ही रहा। नेक्स्ट जो उसमें एल्गी थे या अदर ऑर्गेनिजम्स थे, उनका एटमॉस्फेयर बदल गया, उनका इकोसिस्टम बदल गया, इसलिए भी चेंजेस हैं। तो आप एल्गल ब्लूम को भी इसके लिए ब्लेम कर सकते हो, ठीक है। ऑल्सो एक और रीजन क्या है कि लेक में बिलो 1 मीटर ऑक्सीजन है ही नहीं, तो अगेन इकोसिस्टम में इससे भी तो दिक्कतें आएंगी। तो कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस भी हैं, लेकिन ये सिर्फ स्पेक्यूलेशंस हैं जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने बोला है, डिपेंडिंग अपॉन कि ऐसे एग्जांपल्स वर्ल्ड में और भी बहुत मिलते हैं। अभी तक कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। वंस दैट कम्स देन वील डिस्कस अबाउट इट अगेन, ठीक है। अगेन नेशनल जियो हेरिटेज मोमेंट क्या होता है, ध्यान देना। जियो हेरिटेज ऐसे मोमेंट्स हैं या ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि अर्थ की एवोल्यूशन या हिस्ट्री की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मीटियोराइट बहुत साल पहले आया था, राइट। सो उस समय किस तरह से एवोल्यूशन हुआ, कैसे अर्थ बनी, उस मीटियोराइट से जो गड्ढा बना है, राइट, उससे, उनके मटीरियल से, उसके सैंपल से हमें वो पता लगता है। तो जो भी ऐसी हेरिटेजेस हैं जो अर्थ की एवोल्यूशन या हिस्ट्री से एसोसिएटेड होती हैं, उनको ऐसा मॉन्यूमेंट कहते हैं। और ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बताता है कि कौन सी ऐसी हेरिटेज साइट है। एक और चीज क्या है, ग्लोबल जियोपार्क स्टेटस। तो अगेन ग्लोबल जियोपार्क स्टेटस सिंपल है, ऐसे ज्योग्राफिकल एरिया हैं जो कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को बता रहा है उनके बारे में। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वंस इन जियोपार्क इज इट ऑलवेज ए जियोपार्क? नहीं, 4 साल मिलते हैं आपको, उसके बाद फिर रिव्यू होता है। 4 साल में आपको मिल जाता है ग्रीन कार्ड, रिव्यू हुआ, उसके बाद आपको येलो कार्ड मिल जाता है अगर आपने सही से नहीं रखा। आपको 2 साल मिलेंगे और जिसमें आपके पास येलो कार्ड रहेगा कि आप अपने ग्रीन कार्ड वाले स्टेटस पे जाइए। अगर आप फिर भी नहीं उसको और इंप्रूव कर पाए, देन यू गिवन अ रेड कार्ड, ठीक है। अगेन इंडिया में और कोई जियो पार्क्स हैं, सेंट मेरी आइलैंड एंड मैलपे बीच इन कर्नाटका, ठीक है। और कुछ क्रेटर लेक्स ऑफ द वर्ल्ड के एग्जांपल्स हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, इंडिया ने पहली बार एक रिपोर्ट निकाली है ऑन ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात करती है कि ये जो रिपोर्ट है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक आईपीसीसी की रिपोर्ट्स आती है। आईपीसीसी की अभी तक 5 रिपोर्ट्स आई हैं, छठी 2022 में आएगी, और ये जो इंडिया की रिपोर्ट है इसको वहां पे ऐड किया जाएगा, इसीलिए रिपोर्ट सिग्निफिकेंट है, राइट। अब रिपोर्ट क्या कह रही है कि जो हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट डे था, राइट, जो कि 86 से 2015 के बीच में था, ये बहुत ज्यादा डिग्री से बढ़ गए। ये ऑलमोस्ट 4.7 डिग्री और 5.5 डिग्री से बढ़ गए। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये तब सही होगी जब आपने, हाइपोथेटिकल सिनारियो बाय द वे, और वो कह रहा है कि अगर आपने कोई भी ऐसा मुद्दा या कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जिससे ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग फैला रही हैं वो कम हो जाए, राइट, अगर ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया गया तो इतनी ज्यादा आपकी चीजें बढ़ जाएंगी टेम्परेचर वाइज, ठीक है। तो एक हाइपोथेटिकल सिनारियो है जिसके हिसाब से ये रिपोर्ट बनाई गई है, ठीक है। सो इससे इंपॉर्टेंट क्या है, जो चीजें आपको आती हैं जो आपको पता होना चाहिए, आईपीसीसी रिपोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल्स क्या होते हैं, रेडिएटिव फोर्सिंग क्या होती है, एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ क्या होती है, क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ पैराडाइम्स पता होने चाहिए। आईपीसीसी की 3 स्पेशल रिपोर्ट्स आई हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो ये आईपीसीसी है, ध्यान रखना, वैसे तो ये इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की, लेकिन इसका बेसिक काम क्या है, रादर ये जो ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज है, ह्यूमंस की वजह से जो भी क्लाइमेट चेंज हुआ है उसकी स्टडी करती हैं। अब ध्यान देना कि आईपीसी अपने आप कोई रिसर्च नहीं कर रही, रादर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसर्च है उन पे ही आगे ये रिव्यू करती हैं, उनको पढ़ के ये और ज्यादा पेपर्स निकालती हैं। अगेन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है, देखो आपको पता है कि हर जितनी भी कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जिनको आप ग्रीन हाउस कहते हो, अपने अपने लेवल पे वो अर्थ को वार्म कर रही हैं, राइट। सो ये माना जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को 1 माना जाता है, और फिर इसे कंपेयर किया जाता है कि बाकी गैसेस जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड से कितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर रही हैं। यहां से आपका एक मिथ बस्ट हो जाना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड ही सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर रही है, यहां पे बाकी भी गैसेस हैं, एंड लुक एट द कंपैरिजन, ठीक है। तो दीज डेफिनेशंस कैन ऑलवेज बी आस्क्ड। एक होता है रेडिएटिव फोर्सिंग्स। रेडिएटिव फोर्सिंग्स क्या होती हैं, मान लो कि
बेसिक गर्मी कहाँ से आ रही है, सोलर एनर्जी से। तो वो कह रहे हैं जितनी सोलर एनर्जी आपके एटमॉस्फेयर पे आ रही है और फिर कुछ आपके एटमॉस्फेयर से बाहर भी जा रही है, इसका मतलब है कुछ बच जाएंगी। अगर तो बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी आई और बाहर वापस कम गई तो क्या होगा, जितनी मान लो 10 आई थी 5 ही बाहर गई तो 5 रह गई। अब मान लो एक सिचुएशन आई कि 10 आई थी लेकिन बहुत ही कम बाहर गई तो क्या होगा, अकॉर्डिंगली कितनी गर्मियाँ कितनी सर्दी में डिफरेंस होगा। तो जब अमाउंट ऑफ इनकमिंग रेडिएशन ज़्यादा होगी बाहर जाने से तो इसका मतलब क्या है कि आई ज़्यादा गर्मी है तो अर्थ ज़्यादा वार्म हो जाएगी। अब इसका उल्टा क्या होगा, जब अमाउंट ऑफ जो इनकमिंग एनर्जी थी वो कम होगी दैन दी आउटगोइंग तो क्या होगा कि जो आई वो कम थी पर जो बाहर गई वो ज्यादा थी तो क्या होगा, ज्यादा वार्म नहीं होगा यानी कि कूल रीजन्स बन जाएंगे। तो इनकी अपनी अपनी टर्म्स है कि जब हीटिंग ज्यादा हो गई आपने उसको बोला पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग और जब हीटिंग कम हो गई तो आपने बोला नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ क्या कहती है, वो अमाउंट ऑफ एरोसोल देखती है आपके एटमॉस्फेयर में कितना। एरोसोल क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोकी पार्टिकल्स, राइट। तो जितना भी टोटल अमाउंट होगा उसको एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ कहा जाता है, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज की ना 3 बेसिक फैसेट्स हैं। जब भी आप कोई चीज़ लिखते हो आप कहते हो क्लाइमेट चेंज किससे हो रहा है, अच्छा वाटर में चेंजेस हैं, गैसेस में चेंजेस हैं, वेदरिंग हो रही है। तो रादर देन रेफरिंग टू सिंगल सोर्सेज आप उनको 3 बेसिक पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हो। कुछ तो है टेरेस्ट्रियल जो कि ज़मीन पे हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल पानी में चेंजेस हैं, लैंड पे चेंजेस हैं। कुछ एंथ्रोपोजेनिक है, एंथ्रोपोजेनिक कौन से होते हैं, जो कि मैन मेड होते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्या होते हैं, जो कि सन की वजह से हो रहे हैं। जब आप सोलर स्पॉट्स पढ़ते हो, सोलर फ्लेयर्स पढ़ते हो, तो ये सिंगल रीजन्स लिस्ट करना तो बहुत ईजी है, पर इफ यू डिवाइड देम इनटू दीज 3 रीजन्स तो योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज सीम्स अगेन फिनोमिनल। तो बहुत ही अलग लेवल पे आपकी बातें हो जाती हैं, तो उनको इस तरह से देखना भी एक तरीका है, ठीक है जी। और आईसीसी जैसे मैंने आपको बताया 5th असेसमेंट रिपोर्ट आ चुकी है जो कि 2014 में आई थी और छठी 2022 में आएगी, ठीक है। स्पेशल रिपोर्ट्स आई हैं 3, एक ओशन और क्रायोस्फीयर पे आई हुई है कि जो बताती है कि किस तरह से हमारे ओशंस, ग्लेशियर्स वगैरह में चेंजेस हुए हैं। एक लैंड पे रिपोर्ट आई है कि क्लाइमेट चेंज का लैंड पे क्या इफेक्ट है। पहली बार लैंड को इंपॉर्टेंस दी गई है कि अगर लैंड में कुछ चेंजेस हैं उससे भी क्लाइमेट चेंज में बदलाव हो रहे हैं। और तीसरी ग्लोबल वार्मिंग पे एक रिपोर्ट आई हुई है। तो ये तीनों ही रिपोर्ट्स आपको पता होनी चाहिए बिकॉज दीज रिपोर्ट्स विल बी एडेड इन जो आईपीसी की फाइनल रिपोर्ट आएगी 2022 में, ठीक है। अगेन 5वीं न्यूज़ गलवान वैली के बारे में बहुत डिटेल में आज सुबह आपको मैम ने पढ़ाया है, हम यहाँ पे लिंक लगा देंगे, मेक श्योर आप उनको भी पढ़ें। और जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, आज भी कहा है कि प्रीक्योर और उसका एनालिसिस हम आपको देंगे। वी आर देयर विद यू दोस्तों, हैव फेथ, वी विल अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है जी। चलिए दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ओके दोस्तों, बाय बाय।